अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। रात बाहर बैठकर रोती रहती और अपने कमरे में दरवाजे की झुर्री से देखती रहती। वक्त रोज़ाना इसे मारता, कभी बैल से तो कभी हाथ पैरों से। मकसद यही था कि जायदाद इसके नाम करवा दे। फिर सला ने अदालती कागजात बनवाए और सारी जायदाद फ़ाहद के नाम करवाई। इस नोटिस के मुताबिक जब तक फ़ाहद 20 का नहीं हो जाता, जायदाद इसके नाम ही होगी और ना ही कोई और वो जायदाद ले सकता है। और फ़ाहद की मौत की सूरत में जायदाद एनजीओ को मिल जाएगी। वक्त ने इस रात सलाह को बहुत मारा और फिर इसे तलाक दे दी। इस बात पर इसका दिल नहीं भरा तो इसने तलाक दे दी और सलाह को अपनी हैवानियत का निशाना बनाया और रातों रात जायदाद के वो कागजात और हमारे फ़ाहद को लेकर होशो हवा से बेगाना सलाह मुझे छोड़कर पाकिस्तान चला गया। सलाह 1 माह हॉस्पिटल रही और फिर हर वक्त वो खामोश रहती। इसकी खामोशी मुझे बहुत तकलीफ़ देती। इसने खुद को बातों में मसरूफ़ कर लिया। वो हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती। मेरे पूछने पर उदासी से मुस्कुरा देती, खुद को ज़्यादा मसरूफ़ रखती ताकि फ़ाहद को याद ना आए। इसमें से रातों को सराहनेमंद मुँह देकर रोया करती थी और ख़ुद भी रोती। मैंने इसे बहुत समझाया मगर इसने मेरी एक ना सुनी। सिर्फ 28 साल शादी को लेकर मगर इसने मना कर दिया। वो काफ़ी बीमार रहने लगी। मैंने इसे बहुत इसरार किया और डॉक्टर के यहाँ चले मगर वो टाल देती और एक दिन सोती और मुझे छोड़कर चली गई और 1 साल बाद छोड़कर चली गई और वो 1 साल बाद फ़ाहद की दूरी बर्दाश्त ना कर सकी। इसका आखिरी स्टेज कैंसर इसकी मौत तक आ पहुंचा और हाल में मुकम्मल खामोशी थी। वो ज़ोर कतार रो रही थी। आर्यन खुद भी बहुत मुश्किल से जब्त किए बैठा। इसने नए सिरे से बदकुरेशी से नफ़रत हुई। प्लीज़ आंटी मत रोइए, बदकुरेशी सलाह आंटी का मुजरिम है और मैं इसे सजा दिलवा कर रहूँगा। आर्यन ने तसल्ली देते हुए बोला, बेटा फ़ाहद को बताना इसकी माँ बुरी नहीं थी, न जाने इसे इन्होंने क्या बताया। वह सर झुकाते हुए बोली, मुझे फ़ाहद की तस्वीरें दिखाओ। आर्यन ने सर हिलाते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और इन्हें तस्वीरें दिखाई। हूबहू मेरी सलाह की कॉपी है, देखो ना, इसकी आंखों का रंग गहरा नीला है, रंगत सलाह जैसी है और नक्श भी। वो तस्वीरें चूमते हुए बोली, सलाह देखो हमारा फ़ाहद, तुम्हारा फ़ाहद सलाह देखो कितना खूबसूरत है। वो फ़ाहद की तस्वीरें सलाह की तस्वीरों के सामने करती बोली, देखो कैसे मुस्कुरा रही है, फ़ाहद को देखकर कितनी खुश है ना। वो आंसू साफ करते हुए बोली, आंटी बिल्कुल, अब मुझे इजाज़त दी। इनसे मिलकर आर्यन ने एक नज़र सलाह फ़ारूकी की मुस्कुराती तस्वीर को देखा और फिर इस खूबसूरत घर से निकल गया जो वहाँ सिर्फ सलाह के नाम था और बाकी प्रॉपर्टी फ़ाहद के नाम। मगर सलाह इस घर को भी फ़ाहद के नाम लगवा गई थी और फिर आर्यन ने फ़ाहद की तस्वीरों को डेवलप करवाया और इन्हें पार्सल करवाकर पाकिस्तान चला गया। इसमें मज़ीद हिम्मत ना थी इनका सामना करने की। हाल फ़ाहद, मगर वो खामोशी से उठकर चला गया। आर्यन बुल रखता बाहर को भागा। काफ़ी ठंड हो चुकी थी। वेटर ने कंधे उठाए और कप उठाए और मुड़ गया। अरे यार रुक फादी। आर्यन, मैं नाराज़ नहीं हूँ यार तुझसे, बस मैं इस वक्त अकेला रहना चाहता हूँ। मैं कल इंग्लैंड जा रहा हूँ, परसों नहीं। आर्यन के कंधे को थपथपाता शिकता कदमों से चलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। आर्यन ने कर्ब से इसे जागते देखा। आज तो इनके पेपर्स ख़त्म हुए और पेपर देखकर निकला ही था, कितना खुश था। फिर अचानक इसने फ़ोन करके आर्यन को रेस्टोरेंट बुलाया। आर्यन सर झटकता मुड़ गया मगर दिल अब इसकी फ़िक्र में गुल था कि शायद इसके लिए बेहतर यही है कि वो इंग्लैंड जाए। इसने दिल में सोचा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। आर्यन घर में दाखिल हुआ तो गैर मामूली चहल पहल महसूस हुई। फलक और आलिया को लेकर लॉन में आकर बैठी थी और वक्फे वक्फे से इसे कुछ कहती तो वो पल में सुरख हो जाती। आर्यन ने मुस्कुराकर इन्हें देखा और फिर अंदर की जाने बढ़ा जहाँ सब बड़े बैठे थे। दानियाल और सारम एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे। दानियाल के दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। एक तरफ आयशा, अस्मा और अरफा बेगम बैठी रिसाले देख रही थी और तबसरे कर रही, तो दूसरी तरफ शाजीब साहब, सुहेल साहब कुछ फासले पर बैठे बातें कर रहे थे। खैरियत? आर्यन ने दांत निकाले दानियाल के साथ बैठते हुए कहा, यार हमारी तो अभी खैर है पर सारम भाई की नहीं। क्या मतलब? ओहो, सारम भाई और आलिया साहिबा की शादी की तारीख तय होगी क्या? कब? आर्यन मुस्कुराते हुए आगे होकर बैठा। अभी हैं 15 दिन। दानियाल टांगे
दानियाल टांगे जलाते हुए बोला, इतनी जल्दी? ओ भाई बस कर, अब क्या दोनों को बूढ़ा करना है? फिर इनके बच्चे भी तो आने हैं, मैंने अभी दादी भी तो बनना है, दानियाल ने शरारती लहजे में कहा। आलिया जो अंदर आ रही थी दानियाल की बात सुनकर पल भर में सुरख और अपने कमरे की तरफ चल दी, जबकि अमिल और फलक हंसते हुए इसके पीछे गई और मजीद रिकॉर्ड जो लगाने लगी। लानत है, बंदा इर्द गिर्द देख ही लेता है मगर तुझे ज़रा भी शर्म नहीं। सारम ने इसके गिरदर्द दबोची। छोड़, मुझे सच कड़वा होता है, दानियाल ने मजीद चढ़ाया। चुप कर मनहूस, मैं 50 का हूँ और सिर्फ 24 की। तुम लोगों से सिर्फ 5-4 साल ही तो बड़ा हूँ। आर्यान मुस्कुराहट दबाते इनकी बहस सुन रहा था। अच्छा छोड़ो, मैं ज़रा अभी आया किधर? दानियाल उठा तो आर्यान ने पूछा। गर्लफ्रेंड की याद आ रही है? आर्यान इससे कबल जूता उठाया और वह रफ़ा बेगम तक पहुंच चुका था। अरे मेरी प्यारी सी डार्लिंग, आप ये वाला सूट पहना वलीमे पर एकदम एकदम खूबसूरत लगोगी। दानियाल ने अरफा बेगम के सामने पड़े रिसाले को उठाया, एक अंगूरी रंग के सूट की तरफ इशारा किया। अरफा बेगम ने मुस्कुराहट दबाई, जबकि आयशा बेगम और अस्मा बेगम अपने कह के रोक ही नहीं पाई। हमें भी बताओ कौन सा सूट? अस्मा बेगम बोली। ये ऑफर सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए है। दानियाल ने इन्हें तपाया और अरफा बेगम को आंख मारी। सुहेल साहब भी इन्हें घूरते हुए वहाँ से चले गए। बेगम आप ये वाला सूट पहनना, इन्होंने हल्के गुलाबी सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, इन्होंने दानियाल की पसंद किए हुए सूट की तरफ इशारा किया। दानियाल की बाँछें खुली और सुहेल साहब का मुंह। अगले ही लम्हे वो दानियाल की तरफ खानखार तेवरों से देखने लगे। दानियाल झटके से उठा और बाहर की जानिब दौड़ा, जबकि पीछे से सबके कहके बुलंद हुए। फ़ाहद इंग्लैंड जा चुका था। फ़ाहद कुरैशी को भी कोई ख़ास फुर्सत हासिल ना थी। वो इस बात पर गौर करे कि फ़ाहद कहाँ है। अब्दी मैंशन और शाहजेब मैंशन में आलिया और सारम शादी की तैयारियों और शोरगुल में मसरूफ़ थे। घर की औरतें और लड़कियां शॉपिंग में मसरूफ़ थीं। मर्द हजरात हॉल की बुकिंग और दूसरे मामलात में मसरूफ़ थे। आज भी अमिल के सिवा सब शॉपिंग करने गए, क्योंकि अमिल की तबीयत बदले मौसम के बायस ख़राब थी। दानियाल कुछ देर पहले बाहर गया था। अमिल ने बोर होकर मोबाइल चलाना शुरू किया। हेलो दानी, खैरियत? वो अभी नहाकर निकला ही था कि इसे दानियाल का फ़ोन आया। टावल एक तरफ रखते हुए इसने उठाया। यार वो मुझे ज़रा काम से बाहर आना पड़ा है, मुलाजिम भी छुट्टी पर है, अमिल की तबीयत ख़राब है, मम्मा वगैरह शॉपिंग करने गई हैं, अमिल को घर मेरे सहारे छोड़कर अब मैं बाहर आया हूँ। अर्जेंट था यार, तो एक काम कर मेरे भाई, जाकर इसे कुछ बनाकर खिला दे। मेन परहेजगारी खाना। दानियाल से बात करके वो बेचैन हो चुका था। जल्दी जल्दी शर्ट पहनकर वो शाहजेब मैंशन की तरफ चला। चौकीदार ने इसे देखते ही दरवाज़ा खोला। धीमी चाल चलता वो सीढ़ियाँ अबूर करता इसके कमरे तक आया। हाथ बढ़ाकर इसने दरवाज़ा बजाया और अगले ही पल इसने अंदर से आती अमिल को यस की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलता हुआ गया। अरे तुम? वो हैरानी से उठी। दानियाल का फ़ोन आया था कि इसने बोला कि तुम्हें परहेजी खाना बना कर देने को, और हाँ, ये तुम्हारी असाइनमेंट। अमिल ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ से असाइनमेंट पकड़ी। मुझे नहीं लगता तुम्हें शुक्रिया की कोई ज़रूरत है, वो शरारती लहजे में बोली। नहीं, बिल्कुल तुम्हारी दुआएं काफ़ी है, वो खासी संजीदगी से बोला। तो अमिल अपनी दी गई दुआएं याद कर अपनी ज़ुबान फिर दांतों तले दबा गई। अच्छा वो, हाँ वही, मुस्कुराहट दबाई गई। यस, यही मौजू मिला है तुम्हें, बंदा हाल चाल ही पूछ लेता है, वैसे भी दुआ ही दी थी, इसमें कोई बुराई तो नहीं। कंधे उकसाकर बोली। आर्यान ने मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा। वह जानता था अपनी खफत मिटा रही है। तबीयत का क्या पूछूं, अच्छी भली तो लग रही हो जब से मैं आया हूँ। चुप तो एक मिनट नहीं की। वह संजीदगी से बोला, अलबत्ता आंखों में वाज़ेह शरारत थी। शर्म नहीं आती ज़रा भी तुम्हें? दोस्त बीमार है, ये ना हो हाल पूछ लो बंदा, ऊपर से मुझे इतनी भूख लगी है कि मेरा हाल नहीं। वो रो देने को थी। माँ बदौलत आपकी भूख का इलाज करने ही आए हैं, शरारती लहजे में कहता वो तज़मिया झुका, जबकि इसके इस अंदाज पर अमिल खिलखिला उठी। ऐसा कहने से इसका डिम्पल उभरा। क्या खाना पसंद करेंगी आप मैम? अच्छा, बस ज़्यादा ही ओवर लग रहा है, मुझे हंसी आ रही है तुम्हें ऐसे देखकर। अमिल के कहने पर आर्यान का मुंह खुला का खुला ही रह गया, यानी कि हद है, तुम ऐसे करो मुझे ना। वो रुकी और आर्यान को देखा और आर्यान मुस्कुराया। नूडल्स खाने हैं ना तुमने? अरे वो
देखा क्या कमाल के दोस्त हो तुम, शाबाश, अब जल्दी बना कर लाओ नूडल्स। वो कहती अपने मोबाइल की तरफ बढ़ी। मैडम आप भी ज़रा मेरे साथ किचन तक तशरीफ़ लाएंगी? दरअसल मैं अनजान हूँ कि सामान आंटी ने कहाँ रखा। हाँ चलो ना, इतना तो मुझे भी नहीं पता, मगर कोई बात नहीं, मिलकर ढूंढ लेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। मामूल के मुताबिक इस वक्त भी वो जीन शर्ट्स में थी। आर्यान ने सर झटका और इसके पीछे कमरे से निकला। अगले 10 मिनट तक वो सारा सामान ढूंढ चुके थे। आर्यान अब बर्नर चलाए सॉस पैन में पानी उबाल रहा था। अमिल काउंटर पर बैठी पाँव चलाती से काम करते हुए देख रही थी, जो आस्तीनों को कहनियों तक फोल्ड किए हुए था। महारत से अपना काम कर रहा था। इसके कसरती बाजू इस हाफ बाजू वाली टी शर्ट में वाजिया नजर आ रही थी। बिखरे बाल माथे पर एक तरफ गिरे हुए थे। गालबन वो नहा कर आया और जल्दी में आते बाल भी नहीं संवारे। मैडम क्या मुझे नज़रों से ही सालम निगलने का इरादा रखती हैं आप? बस बस, इतने भी खूबसूरत नहीं हो तुम, वो सर झटकन हुस्न से बोली। तो मुझे इस तरह देखने का मकसद? इसने मुस्कुराहट दबाई। आर्यन तुम फजूल बातें क्यों करते हो? आराम से अपना काम करो, मैं लॉन्च में जा रही हूँ। मेरा खाना वहीं ले आना, हुक्म देती वहीं से मुड़ गई। आर्यन ने मुस्कुराहट से सर असबात में हिलाया। अरे वाह, मज़ा आ गया, अब तक के मेरे खाए के नूडल्स में से बेहतरीन हैं। कितनी ज़बरदस्त कुकिंग है तुम्हारी, नई अरफा से सीखी या आलिया से? अमल मज़े से खाती हुई बोली। जी नहीं, हमारे घर में ये बच्चों वाली खुराक कोई भी नहीं खाता, ये तो मैंने पैकेट के बाहर से पढ़ी है रेसिपी। आर्या ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए कहा। कहाँ ये बात लिखी है नूडल्स सिर्फ बच्चे खा सकते हैं? कि नूडल्स के पैकेट के बाहर लिखा है कि नूडल्स सिर्फ बच्चे खा सकते हैं, बड़े नहीं? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, कोई जीत सकता है तुमसे बहस में? इसने कंधे उचाते हुए कहा। करना भी मत, क्योंकि तुम नहीं जीत सकते। जीतना भी कौन चाहता है? वो बड़बड़ाया इतना आस्ता कि इसकी आवाज़ अमिल तक नहीं पहुंची। हैं, बंदा ऊंचा बोले ताकि अगले बंदा भी तुम्हारी गुफ्तगू से फैज़याब हो। चलता हूँ, दानियाल आ चुका है। गेट से दाखिल होते दानियाल की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला। आर्यान साहब कभी बातें पूरी भी कर दिया करे, अधूरी ही छोड़ जाते हैं। दानियाल ने दांत पिसते हुए कहा। फिर कभी सही नहीं, यो वेलकम। तुम्हें थैंक यू किसने बोला? इसने हैरानगी से पूछा, मगर वो शानी बेनियाज से चलता दानियाल तक पहुंचा। अमीर ने घूर कर इसे देखा। अब वो दानियाल से कोई बात कर रहा था और फिर सहारा लाता हुआ बाहर को बढ़ गया। फजूल इंसान, अमीर बड़बड़ाई और पैर पटकती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मम्मा मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, अपने इस बदनसीब बेटे को माफ़ करना। वो सर झुकाए एक कब्र के पास बैठा रो रहा था। कब्र के कुतबे पर जिली हरूफ में लिखा हुआ था सला फ़रूक वल्द फ़रूक शाह, और नीचे तारीख पैदाइश और सन वफ़ात भी लिखा। कितनी मुख्तसर सी ज़िंदगी थी इस औरत की, सिर्फ 29 साल। फ़हद सर झुकाए बैठा धीरे धीरे सरगोशियों से इनसे बातें कर रहा था। अपने गम में वो ये भूल गया कि जाने वालों ने हर हाल में जाना है, इन्हें कोई नहीं रो सकता। एयरपोर्ट से सीधा वो यहीं आया। आर्यान की ज़ुबानी से पता चला कि इसकी माँ किस कब्रिस्तान में है। वो यहाँ इसके कब्र के पास बैठा सुबह से बैठा था। अब शाम होने वाली थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। मौसम ख़ज़ां के बाइस कब्रिस्तान में तमाम दरख्त जर्द थे, जाबजा पत्ते बिखरे हुए थे। हर सू खामोशी थी। हवा चलती इर्द गिर्द बिखरे हुए पत्तों को सरसराहट में तब्दील कर रही थी। शाम के साए गहरे हुए। एक नज़र कब्र पर डाले वो मिट्टी को चूमता उठकर खड़ा हुआ। खुदा हाफिज़ मामा। रोने के बाइस इसकी आवाज़ भारी हुई। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो कब्रिस्तान से बाहर निकला। कब्रिस्तान के दरवाजे के पास रुक कर वो मुड़ा और एक नज़र कब्र को देखा। लंबे लंबे डग बढ़ता वो वहाँ से चला गया। हेलो गुड मॉर्निंग, इसने एक टैक्सी रुकवाई। हेलो गुड इवनिंग सर, आपको कहाँ जाना है? टैक्सी ड्राइवर ने अपनी ज़ुबान में पूछा। फ़हद ने आंखें खोलकर इसे देखा और इसे ड्रेस समझाकर इसने फिर से सीट की पुश से टेक लगाई। हैव अ गुड डे सर, टैक्सी ड्राइवर मखसूस मुस्कुराहट लिए बोला। फ़हद सर हिलाता गाड़ी से निकला और गाड़ी के चार्जेस वो पहले ही अदा कर चुका था। फ़हद ने दूर जा रही टैक्सी को देखा, फिर वो सर झटकता वो इस आलीशान घर की तरफ मुतवज्जा हुआ। दरवाज़ा खटखटाकर वो इधर उधर देखने लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती चाप सुनने लगा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यस सर, गुड इवनिंग। दरवाज़ा खोला और सामने ही एक मेड खड़ी हुई दाखिल हुई। मैम, एम इरम शाह यहाँ रहती हूँ क्या? फ़हद ने गला खंगारते हुए इन्हें कहा।
वो यहीं रहती है, मगर 3 माह कबल इनकी वफ़ात हो गई। अब इस घर की देखभाल मैं करती हूँ। अब वो फ़ाहद के पीछे पीछे चलती इस अंग्रेज़ी में कह रही थी। हाल में कई लड़के की तस्वीरें देख चुकी थी और लम्हा लगा इसे फ़ाहद कुरैशी को पहचानने में, क्योंकि अक्सर इरम अपने नवासे का जिक्र करती थी। सर, आपका रूम। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला। फ़ाहद बामुश्किल बोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट भी वो मज़ीद रुकता तो इस औरत के सामने रो पड़ता। दरवाज़ा बंद करते वो अपनी पुश्त दरवाजे से लगाए ज़मीन पर बैठा चला गया और हारे हुए जुवाली की तरह बैठा रहा, जिसका सब कुछ लुट गया। आंसू इसकी गहरी नीली आंखों से निकले और निकलकर इसके गिरेबान में जज्ब हो गए। इसने आने में कितनी देर कर दी, ये सोचते ही इसने अपने बाल मुट्ठी में दबाए। सारी रात वो रोता रहा। भूख प्यास हर कुछ मिट चुका था। जीन के बारे इसे खाने का बोल कर गई थी, मगर इसने इनकार किया और 5 बजे के करीब वो उठा और लड़खड़ाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ा। कल फ्लाइट लेकर अब तक वो इसी सोच में था कि इसने सूट तब्दील किया, वो वज़ू किया। कबल किधर था इस बात का अंदाज़ा इसे नहीं था, इसलिए मोबाइल को इसने किबला मालूम किया और नमाज़ पढ़ने लगा। जूँ जूँ नमाज़ पढ़ता गया, इसे दिल में सुकून महसूस होता गया। शाहजेब साहब। अस्मा बेगम ने बेड पर नींबदार होते शाहजेब को पुकारा तो इन्हें मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी शरीके हयात को बोला, मुझे नूर की बहुत याद आती है, इसे अब पाकिस्तान आ जाना चाहिए। बाकी की स्टडी वो पाकिस्तान आकर अमिल और दानियाल वगैरह के साथ ही कंप्लीट कर लेगी। मेरा मतलब है अमिल, दानी और फलक की क्लासेस भी तो कुछ माह ही शुरू हुई हैं। मैं नूर को कहती हूँ वो भी आ जाए और सारा सिलेबस ले। कब तक अकेली परदेश में रहेगी? इसकी सगी खाला हूँ, मेरा दिल करता है इसकी तन्हा परदेश रहने से। बाजी सारा और बाई अजहर की फ़ात एक हादसा थी जो बुलाए नहीं भूलती, मगर बस बहुत हो गया नूर को पाकिस्तान। वो आंसू पोंछती हुई बोली, बेगम इसमें रोने की क्या बात है, अभी फ़ोन करें नूर बच्चे को, वीकेंड है, वैसे भी फ़ारिग होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों हशाश सा लहजा सुनकर वो दोनों मुस्कुराए। कैसी है हमारी बेटी? शाहजेब ने पूछा। मैं एकदम फिट हूँ, तुम बोलो कैसी हो? शाहजेब साहब नरूकते लहजे में बोले, हमारी याद आती भी है या नहीं? अस्मा बेगम दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराई। अरे यंग मैन, क्या कहूँ, मुझे याद आती है आप लोगों की, मैं तो हर पल याद करती हूँ, मुस्कुराते हुए बोली। तो हमारी बेटी हमारे पास आ जाए। तभी अस्मा बेगम ने शहजाब साहब के हाथ से मोबाइल खींचा। शाहजेब साहब ने मुंह बसोड़ते हुए देखा और वो मुस्कुराहट दबा गई। अरे ज़ही नसीब, कैसी हैं यंग मैन की यंग मैन लेडी? ठीक हूँ मैं, तुम्हारी याद आती है, पाकिस्तान आ जाओ। अरे लेडी रोती कहाँ कहो, आप बस हुक्म करें, मैं बस हाजिर हूँ। अरे आलिया, आप भी जल्दी करें ना, सारा भाई का हुक्म है, हम आपको शॉपिंग करवा लें ताकि हर सूट आप अपनी पसंद का लें और फिर माइयों में तो बैठना ही है ना आपने। अमिल गाड़ी का दरवाज़ा खोले आलिया से बोली, जो अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। इसके पीछे बब्बल गुम चबाती फलक मोबाइल पर टाइपिंग कर रही थी। आज ही साहब के कहने पर अमिल और फलक आलिया को शॉपिंग करवाने लेकर जा रही थी। चूँकि शादी होने में एक ही हफ्ता बाकी था, कल से आलिया को माइयों में बैठना था। इसका ब्राइडल ड्रेस अभी पसंद नहीं किया गया था। अमिल और फलक ने जब से नूर के पाकिस्तान आने का सुना, इन्होंने शॉपिंग करने से इनकार कर दिया। मोहतरमा ज़रा तेज़ चलिए, अमिल ने चिढ़कर फलक से कहा, जो कछुए की चाल चल रही थी। क्यों, क्या ट्रेन निकल जाएगी? क्या शहाना अंदाज था मैडम का। अमिल का दिल किया कि जाने का प्लान ही कैंसिल कर दे। हाँ निकल रही है, इस तरफ चलना है तो बाएं, अमिल गुस्से से कहती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ चुकी थी। अरे मुझे छोड़कर जाना है कमीनी। फलक का इरादा महज इसे तंग करने का था, तो इसे तपाते ही वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। फलक ने गाड़ी में बैठते ही दांत निकालकर अमिल को दिखाए, जो बैक मिरर में देखती इसे घूर रही थी। फ़ाहद को इंग्लैंड आए 8 दिन हो चुके थे। वो तकरीबन रोज़ सलाह फ़रूक की कब्र पर जाता, घंटों वहाँ बैठा रहता और फिर चुपचाप उठकर बाहर निकल जाता। घर आता तो हर तरफ सलाह फ़रूक की तस्वीरें लगी रहती, तो दिल की हालत अजीबो गरीब होती। हाल में इसकी तस्वीरें भी लगी थी। ये वही तस्वीरें थी जो आर्यन ने डेवलप करवाकर इरम शाह को दी थी। वो घंटों गुमसुम बैठा इन तस्वीरों को देखता रहता। वो अपनी माँ से शक्लो सूरत में कितना मिलता था। वो आखिरी बार सलाह फ़रूक की कब्र पर गया, दिल की अजीब हालत थी। वो इस दिन के बाद रोया नहीं था, कहीं इसका रोना इसकी माँ की रूह को बेचैन ही ना कर दे।
मगर यहाँ इसे कोई नहीं जानता था और वो यहाँ ठहरना भी नहीं चाहता था। अगले दिन वो नमाज़ पढ़ने के बाद बिल्कुल तैयार हुआ और नाश्ता करने के बाद इसने जीन को कुछ खास तरकीब की और टैक्सी करवाकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। यार फलक, ये शर्ट देखो, हाँ ये बहुत प्यारी है। फलक ने पुरशौक नज़रों से रेड कलर की कुर्ती देखी। तुम लोग क्या कभी शलवार कमीज़ भी पहनो या मेरी ख्वाहिश बस मेरी ख्वाहिश ही रह जाएगी। आलिया ड्रेसेस पैक करवाकर इन दोनों की तरफ चली। आप पे बस आदत नहीं है, फलक सादगी से बोली। अरे वाह, क्या खूब कहा बेटा जी, आदत डालनी पड़ती है। चलो अब शाबाश, मेरी खुशी के लिए ही सही कम से कम एक शलवार सूट तो खरीद लो। आलिया कहती हुई एक तरफ डिस्प्ले शलवार सूट देखने लगी जो अभी तक कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी। आलिया को शलवार सूट के साथ मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आते देखकर खामोश हो गई। चलिए ठीक है, क्या याद करेगी, आप मान लेते हैं आपकी बात। वैसे भी हफ्ते तक आपने पिया के घर चली ही जाना है। अमित शरारती लहजे में कहती काउंटर की तरफ बढ़ी। बदतमीज़, मैंने वहीं रहना है, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। आलिया जांचते हुए बोली, वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ आलिया आपी। आपका कमरे को लेकर अमिल बात की तरफ बढ़ी। किससे मिलना है? सॉरी, अमिल बाहर की तरफ बढ़ी। आपके कमरे को लेकर अमिल बाहर की तरफ बढ़ी। क्या मिलना है? अरे क्या कर रही हो? जब तक इसके चिंटू मिंटू नहीं आ जाते हम बाद में वो कमरा इन्हें जब तक इनके चिंटू मिंटू नहीं आ जाते बाद में कमरा इन्हें दे देंगे। फलक ने शरारती लहजे में कहा, बदतमीज़ बच्चों, अब मुझसे शर्म से लाल होती। आलिया इनके पीछे लिपटी तो वो दोनों चीखें मारती हुई मॉल से निकली। आते जाते लोगों ने मुड़कर इन दीवानियों को देखा जो अब गाड़ी में बैठकर जा भी चुकी थी। अमिल और फलक आलिया की ख्वाहिश पर सलवार सूट पहन चुकी थी और इन्हें अपना आप बहुत बदला हुआ महसूस हुआ। एक दूसरे के सामने आती वो दोनों हंसती थी। अच्छी लग रही हो अम्मू, फलक ने सर से पैर तक देखा। तुम भी? अमिल मुस्कुराती हुई बोली। ये दानियाल और आर्यान अगर हमें देख लें तो हैरत के मारे पागल ही हो जाएंगे। अमिल के खिलाते हुए बोली, हाँ इन्होंने पूछा तो क्या कहेंगे? फैशन चल रहा है, अमिल हाथ हिलाते हुए बोली। आलिया भाभी कितनी खुश होंगी ना हमें ऐसे देखकर, अमिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ अब चलें बाहर, अमिल ने अपना बैग कंधे पर डालते हुए कहा। वो दोनों सर झुकाकर बाहर आई जहाँ दानियाल और आर्यान गाड़ी के पास खड़े इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। आर्यान को भी आज यूनी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाना था। क्या आज ईद है बड़ी? दानियाल ने अमिल और फलिक को आते हुए देखा। आर्यान से पूछकर जो खुद ब खुद अमिल और फलिक को इस तरह देख रहा था कि अपनी जगह हैरान हो। मैं भी तुमसे कुछ ऐसा ही पूछने वाला था, चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। आर्यान ने अमिल और फलिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रही हो? अमिल ने इनके सर पर पहुँचते हुए कड़वे तेवरों से कहा। कुछ नहीं, ये बताओ आज खैरियत है ना? तुम दोनों ने शलवार कमीज़ पहन रखी है। मीन सीरियसली तुम दोनों ने? दानियाल बाज ना आया। क्योंकि शलवार कमीज़ पर लिखा है कि ये हम दोनों नहीं पहन सकते, फलिक कमर पर हाथ रखते हुए बोली। रहने दो दानी, तुम्हें नहीं पता आजकल शलवार कमीज़ का फैशन है, बहुत इन है, इन्होंने भी इसीलिए पहना है। आर्यान शरारती लहजे में बोला। हाँ तो और क्या? अमिल और फलक एक साथ बोली था। आर्यान और दानियाल भी हंसते। अमिल फलक इन्हें घूरती हुई गाड़ी में जा बैठी। आर्यान और दानियाल को वो दोनों आज इस तरह बहुत ही खूबसूरत लगी, पर इस बात का इतराफ़ वो दोनों नहीं करेंगे, ये बात अमिल और फलक जानती थी। तो चलिए फिर इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।